हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से पाठ 3 शीर्षक कविता के बहाने कविता के अर्थ को समझेंगे। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा है और मेरे साक्षात्कार सामान्य प्रस्तुत कविता में कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं हैं। इन पहली कविता के बहाने इन दिनों संग्रह से ली गई है ना। और इसके बाद इसमें कवि ने ये बताया है कि कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और से लेकर बच्चे तक की है। यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने की सीमा है, बच्चे के सपने असीम है, उसी प्रकार कविता भी असीम है। और इसके पश्चात बात सीधी थी, ये कोई दूसरा नहीं कहानी संग्रह से है, दूसरा नहीं इस कविता संग्रह से है। और इसमें भी कवि ने कहा कि ठीक वैसे ही हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, उसी प्रकार कविता में प्रयोग शब्दों के लिए भी खांचा होता है, जिससे उनका एक जो अर्थ है, जो भाव है, वो समझ आ सके। कविता के बहाने प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जो कविता है वो चिड़िया से प्रेरित होकर कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है ना। वह जहाँ उसका दाना पानी है, घोंसला है, या कुछ किलोमीटर तक वह उड़ती है। लेकिन जो कविता है वे उड़ान के ऐसे पंख लगाती है, उसमें जीवन का प्रत्येक विषय है। वो घर के भीतर व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर, प्रकृति पर, तो कवि अंतरिक्ष पर, संसार का प्रत्येक विषय है जिस पर कविता लिखी जा सकती है। तो कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। तो कविता, जो चिड़िया है, वो कविता की उड़ान के विषय में क्या जाने, है ना। चिड़िया से प्रेरित होकर कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है, लेकिन वो घर के भीतर के विषय, बाहर के विषय, प्रकृति पर, प्रत्येक विषय पर लिखी जाती है। उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कविता की उड़ान की सीमा नहीं है, लेकिन चिड़िया की उड़ान की सीमा है, इसलिए चिड़िया उसकी उड़ान के विषय में नहीं जानती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता फूलों से प्रेरित होकर उड़ती है, खिलती है। कविता फूलों से प्रेरित होकर खिलती है। पहले भी एक अविकसित होती है, माने कली के रूप में है। प्रारंभिक अवस्था में कविता में बहुत अधिक अच्छे भाव और शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो वह अधखिली कली के समान है। लेकिन जैसे ये परिपक्व होती है और उसमें अच्छे भाव, शब्दों का प्रयोग होने लगता है, वो सजने संवरने लगती है, तो ये कविता लोगों तक पहुंचने लगती है ना। ये भी एक खिलने की खुशबू की तरह बिखरने लगती है। और फिर इसके बाद फूलों का तो क्या कर होते हैं, मुरझा जाते हैं। उनके जीवन की एक सीमा है, वो मुरझा जाते हैं। लेकिन जो कवि फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता लोगों के हृदय तक, उनकी वाणी तक
पहुंच जाती है, किताबों तक पहुंच जाती है और हमेशा के लिए जीवित रहती है। तो हमेशा के लिए वो अपनी सुगंध बिखेरती है, खिलती रहती है। तो फिर क्या कहते हैं, कविता एक खेल। तो यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं कि कविता फूलों से प्रेरित होकर खिलती है। फूलों के खिलने की एक सीमा है, वे मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जब एक बार परिपक्व हो जाती है, प्रारंभिक अवस्था में वो अधखिली कली के समान है। जब यह परिपक्व होती है तो लोगों की वाणी तक, हृदय तक और किताबों तक पहुंच जाती है, वहाँ तक ये अपनी खुशबू बिखेरती है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है और बिना मुरझाए माने हमेशा महकती रहती है। और फूल इसकी सीमा के विषय में क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर। कविता एक खेल के समान है ना। कैसा खेल? जो बच्चों का खेल है। तो बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं है, उनके खेल बदलते रहते हैं। और इस खेल में बच्चे एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, घरों के भेद को मिटा देते हैं। इस प्रकार कविता बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विषय पर लिखी जाती है और बच्चा ही जाने। जो ये उड़ान है, ये खेल है। जिस प्रकार बच्चा जानता है उसी प्रकार कविता भी बच्चों के खेल के ही समान है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि के हृदय में एक विचार आया, है ना। उसके मन में भावनाएं, विचार आया और उसने चाहा कि वो कविता के माध्यम से या लेख के माध्यम से उस विचार को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन भाषा के चक्कर में उसने अपनी भाषा का प्रभाव जमाना चाहा, कठिन शब्दों का प्रयोग किया ताकि लोग उसे ज्ञानवान समझें, लेकिन भाषा का ज्ञान ही समझें। लेकिन इस भाषा के चक्कर में जो बात का मूल भाव था, वह या जो कवि संदेश देना चाहता था, बताना चाहता था, वह मूल भाव ही समाप्त हो गया। जरा टेढ़ी फंस गई माने वह मूल भाव समाप्त हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कवि कहते हैं कि उसके मूल भाव को समझाने के लिए भाषा में कुछ वाक्यांशों का, शब्दों का प्रयोग किया। उसे तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, शब्दों को आगे पीछे लगाया, है ना। उनके क्रम को बदला, शब्दों को आगे पीछे लगाया किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी तरह बात समझ जा सके। वो कवि ने जो बात कहना चाहता था वो उस भाषा से बाहर आ सके। लेकिन इससे भाषा के साथ बात और पेचीदा हो गई। जब कवि ने और शब्द लगाए, शब्दों को इधर उधर किया, तो भाषा और पेचीदा, जटिल होती चली गई और कठिन हो गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय अब इस भाषा में जो के कारण जो मूल भाव नहीं समझ आ पा रहा था, मैं उसे धीरज से समझे बिना कि फिर से मैं वापस जाऊं और फिर कुछ लिखने का प्रयास करूं, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इससे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती थी। तो मैं पेज को खोलने की बजाय मैं पेज को, जिस प्रकार पेज गलत लग जाता है तो उसे फिर से खोल कर लगाया जाता है, लेकिन कभी उस पेज को खोलने की बजाय, मैंने उस कविता में फिर से वापस जाने की बजाय उसी पेज को कसता चला गया, तो है ना, उसी कविता में कुछ ना कुछ सुधार करता चला गया। सुधार करने के लिए उसने शब्दों को आगे पीछे किया, नए वाक्यांशों को जोड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि इस कर्तव्य में मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीन की सवासी और वाहवाही। लेकिन ये कार्य करने में, जो कविता में मैं कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा था, भाषा में अपनी पकड़ का प्रभाव दिखा रहा था, इसमें मुझे तमाशाबीन जो अपने आप को
हिंदी के भाषी का ज्ञानी समझते हैं, है ना, जो भाषा का ज्ञानी समझते हैं, ऐसे तमाशाबीनों की वाहवाही मुझे दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं पीछे लौटना नहीं चाहता था, है ना। लेकिन एक सामान्य जन तक मेरी आवाज़, है ना, उस कविता का मूल भाव नहीं पहुंचता। तो देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं सारी मुश्किलों को धीरज से समझे बिना मैं फिर से कविता के आरंभ में जाता, है ना, उस पेज को खोलता। पेज गलत लग जाए तो उसे खोला जाता है, लेकिन मैं ऐसा समझकर पेज खोलता तो मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती। तो मैं उसी पेज को कसता गया, और क्योंकि इसके भाषा के प्रभाव के दिखाने में मुझे तमाशाबीनों की वाहवाही दिखाई दे रही थी। आखिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। आखिर वही हुआ का मतलब कि अब पेज की चूड़ी मर गई। चूड़ी मर गई यानी जिससे घूमते या रिंग फिट होता है पेज का, कोई पेज होता है ना, स्क्रू, और स्क्रू को उसकी चूड़ी मर गई। लगातार हम जबरदस्ती उस पेज को कसते गए। इस प्रकार भाषा का प्रभाव समाप्त हो गया, और जब चूड़ी खत्म हो गई तो भाषा स्क्रू बिना वजह घूमने लगा। तो वैसे ही मेरी भाषा जो लेख की थी या कविता की थी वैसे घूमने लगी। अब मैं हार गया क्योंकि मैं असफल था अपनी बात को कहने में। हार कर मैंने उसे कील की तरह, उस स्क्रू को कील की तरह ठोक दिया। वो स्क्रू का ठोकना किस प्रकार था? ऊपर से तो ठीक ठाक था, है ना, ऊपर से कविता ठीक, जो लेख था वो ठीक लग रहा था, जो भी था कविता या लेख, लेकिन उसमें कोई कसाव नहीं था, है ना। वो उसमें ऐसा नहीं था कि वह लोगों को अपना मूल भाव समझा पाती, है ना। जो भावना थी, जो विचार था, वह लोगों तक पहुंच पाता। कसाव उस पर लोगों पर अपना प्रभाव जमा पाता, है ना। भाषा का प्रभाव तो जम गया, लेकिन जो विचार कहना चाहता था कवि, उसका प्रभाव नहीं जमा। लोग आकर्षित ना हो सके क्योंकि लोगों को बात समझ ही नहीं आई भाषा के कारण। तो उसमें वो शक्ति भी नहीं थी लोगों को अपनी ओर खींच सके वो विचार। बात ने तब एक शरारती बच्चे की तरह मुझे से कहा। ऐसा लगा वो मुझसे खेल रही थी और मैं अपनी असफलता पर पसीना पोंछ रहा था। भाषा ने कहा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? सहूलियत से बरतना होता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का इस प्रकार प्रयोग करें कि आपकी बात दूसरे तक पहुंच सके, आप जो कहना चाहते हैं आपका विचार लोगों तक पहुंच सके। तो क्या तुमने भाषा को सहूलियत से, सुविधा के अनुसार बरतना माने उसका प्रयोग करना नहीं सीखा?